नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने एक तरफा मैच में जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। तीसरा मुकाबला कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। उसके क्या मायने रहेंगे और कल के मुकाबले में जिस हिसाब से टीम इंडिया खेली है उससे क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं और अपने एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे और चर्चा करेंगे कि आगामी जो मुकाबला है ईडन गार्डन्स में जो होगा उससे क्या निकल कर सामने आ सकता है, क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, क्या किसी प्लेयर को आराम दिया जा सकता है जिससे और नए प्लेयर्स को मौका मिले ताकि हम वर्ल्ड कप को लाइन ध्यान में रखते हुए प्लेयरों को खिला सके। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ मौजूद है अभिषेक जी और मेरे दाहिने साइड मौजूद है हमारे हमेशा के क्रिकेट एक्सपर्ट मुकुल जी। तो इनसे सवाल होंगे और जानेंगे कि आखिर कल के मुकाबले से हम क्या ले सकते हैं। तो पहला सवाल मेरा मुकुल जी से ही होगा कि आखिर कल क्या निकल के आता है कल के मुकाबले से भारतीय टीम के लिए। देखिए, कल के मुकाबले से सबसे बड़ा निकल के आया हर्षल पटेल, जो हमारी मिडिल ओवर में बॉलिंग जो पहले चहल देते थे, कल वो हर्षल पटेल ने दिया। क्योंकि आप देखो, चहल जो सक्सेस थे तो वो मिडिल ओवर से विकेट निकाल के देते थे। अब अगर आप किसी भी T20 मैच की बात करें, जब आप मिडिल ओवर्स में विकेट निकालते हो तो अपोजिशन का जो स्कोरिंग रेट है वो लो हो जाता है। जैसे आप देखो, न्यूजीलैंड शुरू 10 ओवर में बहुत अच्छा खेली थी, लास्ट के 3 ओवर में तो मात्र 20 ही रन बना पाई। तो जो मिडिल ओवर्स में जब विकेट गिर जाते हैं तो लास्ट में वो रिदम वो एक्सेलरेशन नहीं मिल पाता है, जो हमें कल हर्षल पटेल ने करके दिखाया। तो कल के मैच में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा था वो हर्षल पटेल थे। एक और चीज अब देखने को मिल रही, रोहित शर्मा जब कप्तान हुए हैं तो जो पुराना टेम्पलेट था जहां पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन साथ में खेलते थे और मिडिल ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते थे। बहरहाल वो 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ उसके बाद वो जोड़ी टूट गई, लेकिन फिर से अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने कल अच्छी बॉलिंग की, सदी हुई मिडिल ओवर्स में। जैसे भी हमने बात की, मिडिल ओवर्स में अच्छा टीम इंडिया ने किया, रोक के रखा, न्यूजीलैंड को ज्यादा बड़े स्कोर पे जाने नहीं दिया। तो क्या देख रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में जो रिस्ट स्पिनर थे उन पे ज़्यादा ना भरोसा दिखा के फिर से फिंगर्स स्पिनर्स पे भारतीय टीम लौट रही है। T20 का जो फॉर्मेट है वो चेंज होता दिख रहा है कि अब फिंगर्स स्पिनर ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं और लेग स्पिनर का दौर जो खत्म होता दिख रहा है। देखिए, इंडियन पिचेस पे दोनों स्पिनर बराबर से सफल रहते हैं, तो लेकिन यहाँ बात करें अक्षर पटेल और अश्विन की, तो दोनों फिंगर स्पिनर, दोनों अच्छी बॉलिंग की, जिसका फायदा हर्षल पटेल को मिला। तो ये होता है कि मिडिल ओवर्स में एक बॉलर दबाव बनाता है, दूसरे को विकेट मिलता है, या दूसरा दबाव बनाता है तो अगले बॉलर को फायदा होता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आई। अक्षर पटेल कि आप देखो तो 2 कैचेज उनकी गेंदों पे छूटे, लेकिन अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की। तो मैच में कुल मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन अब इंडिया को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि टेम्पलेट की बात हो रही है कि क्या फिर से फिंगर स्पिनर से भारतीय टीम वापस आ रही है। एक टाइम पे देखा था हमने लेग स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की बात होती थी जब वो मिडिल ओवर्स में अच्छे विकेट चटकाते थे। अब उन्हें बिठाकर टीम फिर से रविचंद्रन अश्विन और एक लेफ्ट आर्म जो जडेजा से लगभग सिमिलर माने जाते हैं अक्षर पटेल, उनकी तरफ टीम रुक कर चुकी है। तो क्या बदलाव देखते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, या सिर्फ ये इसी सीरीज के लिए ऐसा माना जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं इसी सीरीज के लिए। अगर ये अच्छा करते तो आगे भी सीरीज में कंटिन्यू है, लेकिन अगर जडेजा आएंगे तो फिर जडेजा भी टीम में खेलेंगे, क्योंकि जडेजा एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल से बढ़िया, जैसे क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अक्षर पटेल से बहुत बढ़िया, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, हिटिंग अच्छी है, T20 के लिए बहुत अच्छी है। तो मे बी जडेजा दिखेंगे टीम में, लेकिन अगर अश्विन हल्का फुल्का अगर फेल होते हैं तो हम टीम में चहल को देखेंगे। तो अब इस सवाल का जवाब हमने मुकुल जी से लिया। अब अगला सवाल बढ़ते हैं हम अभिषेक जी की तरफ से, उनसे पूछते हैं कि भारतीय टीम का ओपनर, चाहे रोहित शर्मा की बात करें चाहे KL राहुल की बात करें, उन पे बिल्कुल सवाल नहीं है। वो अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जिस दिन वो चल गए वो टीम को एक तरफा मैच जिता सकते हैं, कितना भी स्कोर हो, 200 हो, 250 हो, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक अच्छे टेम्पलेट मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं। लेकिन जब मिडिल ऑर्डर्स की बात आती है टीम इंडिया में तो एक श्योरिटी जो होती है, अगर ऋषभ पंत को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा नाम है। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने पिछले मुकाबले में अच्छा किया, लेकिन जो चाहे श्रेयस अय्यर की बात करें अच्छे फॉर्म में नहीं, बाकी और कौन आपको दिखता है जो अगर मैच फंसा है, 2 स्टार्टिंग के अगर प्लेयर आपके आउट हो जाते हैं तो आपको मैच जिता सकता है? देखिए, T20 में मिडिल ओवर का बड़ा महत्व तो मेरे हिसाब से नहीं होता है। अगर आपका एक ओपनर मौजूद है और मिडिल ओवर का कोई बल्लेबाज करे तो 20 ओवर का मैच है, हिटिंग का मैच होता है। लेकिन अगर आपके दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए 6 ओवर के अंदर, तब मिडिल ऑर्डर पे दारोमदार आ जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ऋषभ पंत भी मिडिल ऑर्डर में नाम भले उनका बड़ा हो लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नए युवाओं को ट्राई किया जा रहा है, बढ़िया मौका भी है, आप सीरीज जीत चुके हैं तो हो सकता है एस्टेब्लिश होने के लिए भी आपके पास 1 साल का समय है। T20 में 2022 में वर्ल्ड कप है, फिर से T20 का
कोविड की वजह से वर्ल्ड कप डिले था 2021 वाला, ये 19 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन 19-20 में, लेकिन हो नहीं पाया कोविड की वजह से। तो 1 साल का समय है, 1 साल में आप प्लेयर स्टैंड कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या वगैरह केवल 10, 12, 15 मैचों के बाद उनकी तुलना धोनी से होने लगी थी। तो एक हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि नया प्लेयर आता है, 4-6 मैच अच्छा करता है, उसकी तुलना कपिल देव, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर से होने लगती है। उसके बाद फिर उसके भी सितारे चमकते हैं और ऐसे चमकते हैं कि सीधा अर्श से फर्श पे आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए। अभी अश्विन जडेजा कब से क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियन टीम के लिए, हाँ बीच में इन आउट हुए, लेकिन आज फिर भी टीम में बने हुए हैं। उधर युजवेंद्र चहल आए और उसके बाद कुलदीप यादव आए, बड़ा नाम हुआ कि आए हैं ऐसा कर देंगे वैसा, कुछ मैचों में अच्छा भी किया, लेकिन जब आप किसी के ऊपर मतलब आंख मूंद कर भरोसा करने लगेंगे तो नुकसान होने लगता है। और जब एक बार टीम से अंदर बाहर होते रहेंगे तो उनके ऊपर भी एक दबाव बनेगा प्रदर्शन करने का। मेरे हिसाब से जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर, देखिए आपके अंदर टैलेंट, प्रतिभा, कला होने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि फिंगर स्पिनर से ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक रिस्ट स्पिनर होते थे, लेकिन राशिद खान हो, कुलदीप यादव हो या फिर युजवेंद्र चहल हो, तमाम सारे रिस्ट, यासिर शाह, ब्रेड हॉग भी बहुत पहले के चाइनामैन गेंदबाज हैं। अब ये थोड़ा सा फीके साबित हो रहे हैं क्योंकि इनके पास 3-4 डिलीवरी हैं, टॉप स्पिन, गुगली, रॉन्ग ऑन, दूसरा, तीसरा, चौथा भी आने वाला था, खैर नहीं आया, कोई इस्तेमाल भी करता है। तो लेग स्पिनर की वैरायटी को लोगों ने समझ लिया है और इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब ओस पड़ जाती है, तो रिस्ट स्पिनर के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिंगर वाला तो अपना काम चला लेता है। तो शुरू से लेकर आज तक फिंगर स्पिनर का दौर था और अश्विन जडेजा में से मैं जडेजा की क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सा गौर कर सकता हूँ कि ये है ऊपर नीचे है, लेकिन अश्विन इज़ द वन ऑफ बेस्ट प्लेयर, तो अश्विन टीम में बने रहने चाहिए। जडेजा 3 डायमेंशनल प्लेयर, वो ऑलराउंडर हैं, आपको बैटिंग का भी ऑप्शन देते हैं। लेकिन मैं अपने सवाल पे फिर से वापस आऊंगा कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर इस समय जो टीम इंडिया में खेल रहे हैं, उनके अलावा आप किसी और को ऐसा जो एकदम मैच्योर टैलेंट हो, जो टीम इंडिया के लिए अच्छा कर सकता हो, आपके हिसाब से कौन है इस समय भारतीय क्रिकेट में कौन है? आपको ऋतुराज गायकवाड़ को इस्तेमाल, वो ओपनर बैट्समैन है, कोई सवाल नहीं है उनकी ओपनिंग, लेकिन आपके पास ओपनर 2 अच्छे हैं, आपके पास बैकअप ओपनर ईशान किशन भी हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बनती नहीं है मिडिल ऑर्डर में। अभी वो पता नहीं कैसा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। क्रिकेट में कोई किसी ऑर्डर का बैट्समैन नहीं होता, अच्छा प्लेयर वो होता है जो सभी ऑर्डर पर खेल ले। हार्दिक पांड्या को कभी 3 नंबर पे आते, 4 नंबर तक मैंने देखा है आते हुए, 7 नंबर के प्लेयर हैं। तो ये ऑर्डर के चक्कर में मत पड़िए। टेक्निक टेम्परामेंट है तो आप ओपन भी कर देंगे। ऋषभ पंत ने भी ओपन किया है कई बार, श्रेयस अय्यर को मैंने ओपन करते हुए देखा है, सैयद मुश्ताक अली में देखा है। और अगर बात रही दरअसल आप इंडियन टीम में इस समय समस्या इस बात की हो गई है कि युवाओं के साथ जाएंगे तो उनके पास अनुभव की कमी है, सीनियर्स के साथ जाएंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 2-3 युवा प्लेयरों का कॉम्बिनेशन बनाए और 2-3-4 सीनियर प्लेयर का, फिर उसी में टाई अप करके मिडिल ऑर्डर और बैटिंग ऑर्डर का चूज करें, क्योंकि एक्सपीरियंस और युवा दोनों अगर साथ रहेंगे तभी कुछ होने वाला है। आप टीम एकदम नई कर देंगे तो उसे परिस्थितियों से युवा कर देंगे तो परिस्थितियों से लड़ना नहीं आएगा, थोड़ा समय लगता है। और अगर आप एकदम सीनियर कर देंगे तो फिर वो ऊर्जा, स्फूर्ति, चैतन्यता नहीं रहती है। तो दोनों में सामंजस्य बिठाइए, अभी थोड़ा ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में। मुकुल जी से यही सवाल ले लेते हैं, क्या ऑर्डर का जो प्लेयर का पोजीशन होता है उसका फर्क नहीं पड़ता है प्लेयर पे? क्या ऋतुराज गायकवाड़ को हम मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं? देखिए T20 में उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऋतुराज गायकवाड़ को हम T20 में मिडिल ऑर्डर में देखते हैं तो आप खिलाओगे कहाँ, ये सोचो। आप देखो कि अभी मिडिल ऑर्डर हमारे पास एक बैट्समैन है जो नंबर 3 का बैट्समैन है, उसको टीम अभी तक 2 मैचों में देखो तो उसका प्लेस अभी डिसाइड नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर 2 मैचेस हुए हैं, पहले मैच उन्हें 6ठे नंबर बैटिंग करने के लिए, अगले मैच में उन्हें बॉलिंग बैटिंग करने के लिए। तो अभी T20 में देखिए हमारे टॉप 3 तो डिसाइडेड हैं, टॉप 3 अब तो लगता है मुझे टॉप 4 डिसाइडेड हो गए, क्योंकि KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आएंगे तो नो डाउट विराट कोहली नंबर 3, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव जो अच्छा खेला, नंबर 5 पे ऋषभ पंत होंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर भरा हुआ है। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ को आप इन करते हो तो पूरी बैटिंग ऑर्डर हम ऊपर से नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ आप तीसरे या चौथे पे खिला सकते हो। ऋतुराज गायकवाड़ की सबसे अच्छी खास बात उनका आप शॉर्ट सिलेक्शन देखो, जो भी देखो वो एक इनिंग बिल्डर प्लेयर है।
शुरू में थोड़ा पिच समझते हैं, और शुरू में ऐसा नहीं है कि पिच समझते तो स्लो खेलते हैं, शुरू में वो रन बॉल से थोड़ा ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो 20-30 गेंदे पार करते हैं उनके स्ट्राइक रेट अच्छी होती जाती है, और स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं वो। गेंदों पे स्ट्रोक, कोई कैसी भी गेंद होगी वो स्ट्रोक बना सकते हैं, उनको किसी अच्छी गेंद की आवश्यकता नहीं कि भैया जो मेरे रडार में आई जिस गेंद पे रूम मिला हम उस पर शॉट खेलेंगे। आप चेन्नई में देखे होंगे कि शायद जब सेकंड लेग IPL चल रहा था तो पहला मैच आप देखो जो चेन्नई वर्सेस मुंबई का मैच था, जहाँ ऋतुराज गायकवाड़ ने अकेले 88 या 90 रन बनाए थे। तो आप शुरू में देखो कि रन बॉल चल रहे थे, और मुझे लगता है 50 तक वो 40 to 45 गेंदों पे उन्होंने 50 बनाया था, लेकिन उसके बाद एकाएक चेंज किया और बोल्ट बुमराह जैसे बॉलर्स को अच्छे से पीटा। तो ऋतुराज गायकवाड़ के तो आप उनको ऊपर ही खिला सकते हो, नीचे फिर वो डायमेंशन उनके साथ नहीं मिलेगा। फिर नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या अगर फिट होते तो फिर हार्दिक पांड्या भी टीम में आएंगे, हमारे पास जडेजा भी हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत के 4 में ही फिट होते हैं, लेकिन अभी शुरुआत के 4 में हमें दिखेंगे नहीं। और आपने बात की मिडिल ऑर्डर में एक और बैट्समैन, आप देखो ईशान किशन जो मिडिल ऑर्डर का एक कंटेंडर है, वो सबसे बड़ा कंटेंडर ईशान किशन है। कि आप ईशान किशन ने 2-3 IPL से अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा किया, भले वो वर्ल्ड कप का एक आध मैच उनके साथ अच्छा नहीं रहा, शायद वो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर शायद वो विलेन बन गए, वो और वरुण चक्रवर्ती कि भाई उनके साथ वाटर, अगर उस मैच में वो चले होते तो शायद उनकी आज किस्मत कहीं और रहती, आप वो रेगुलर प्लेयर दिखते। तो ये उनके साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक फॉर्चून था, मतलब अनफॉर्चुनेट था कि वो चले नहीं उस मैच में। लेकिन आप देखो तो मिडिल ऑर्डर में एक ईशान किशन आपके हो गए, और दूसरे हैं हमारे एक बहुत अच्छा बल्लेबाज विकेट कीपर संजू सैमसन। शायद अगर उनकी कंसिस्टेंसी ही उन्हें टीम से बाहर रख रही है, क्योंकि वो IPL में भी कंटिन्यू इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट होते हैं तो वो इंडिया के 15 में उनकी जगह बनती है। तो हमने कल के मुकाबले की बात की, अब बढ़ते हैं जो कल मुकाबला खेला जाएगा, यानी भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच। तो इससे क्या टीम इंडिया ले सकती है, क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं टीम में, उस पर सवाल होगा। क्या कुछ कल बदलाव होते देखते हैं, प्लेइंग 11 में किसी नए प्लेयर को मौका मिल सकता है? देखिए, मैं कोच और मेंटोर और टीम सिलेक्शन को कहूँगा कि भुवनेश्वर कुमार का कैरियर खत्म है। क्यों इनको अच्छी गेंदबाजी की है कल उन्होंने, 50 रन यार, 44 रन। दीपक चहर ने पहले मैच और रन देखा आपने उनका, 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट। और कल के मैच में आपने जो मार्टिन गप्टिल का डिसमिसल देखा होगा तो लगा होगा कि ये विंटेज भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने अंदर आती स्विंग पर एक मतलब मिडिल स्टंप उखाड़ दिया था। भुवनेश्वर कुमार देखिए, भुवनेश्वर कुमार एक आध मैच भले चल गए, लंबा चल नहीं पाएंगे। उनके जगह कोई युवा पेसर हो आपके पास। भुवनेश्वर कुमार इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स इन इंडिया। आप इस बात पे तो सवाल उठा ही नहीं सकते। किसको स्विंग का सरताज बनाएंगे? भुवनेश्वर कुमार इस समय इंडिया के सबसे बेस्ट स्विंग बॉलर है। अब तक के सबसे बेस्ट स्विंग बॉलर इंडिया के जो है वो बाहर चोट की वजह से बैठे थे, उनकी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल चोट लगी है। चोटिल उनको 2017 या 18 के जब वो सनराइजर्स के खेल रहे थे उसके लिए, उसके बाद उन्हें चोट लगी थी। 3 साल से बेड रेस्ट पे नहीं है, आप 1.5 साल कोरोना में थे। वनडे विश्व कप में थे वो टीम का हिस्सा। लेकिन देखिए ये चीजें चलती रहती हैं, ये प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार अगर टीम में खेल रहे हैं तो उनमें अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी है और वो आगे खेलते रहेंगे। यही सवाल मुकुल जी से होगा, कल क्या बदलाव देखेंगे? देखिए, कल आपको एक और डेब्यू दिखेगा। पहले मैच में वेंकटेश अय्यर दिखे थे, और कल आपको मे भी भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट देके मुझे लग रहा है कल आवेश खान को डेब्यू का मौका मिलेगा। या तो आवेश खान या दीपक चहर किसी एक को रेस्ट देके डेब्यू कल आवेश खान को मिलेगा। और अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में मुझे लगता है ज़्यादा कल हाँ ये हो सकता है कि आपको ईशान किशन टीम में देखे और श्रेयस अय्यर ऊपर बैटिंग करते दिखे। ये भी तो हो सकता है रोहित शर्मा क्या कल अपने आप को रेस्ट दें और किसी जैसे ऋतुराज गायकवाड़ उनको एक मौका दे दे, क्योंकि टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है। कुछ ऐसे नहीं, देखिए रोहित शर्मा इसके बाद टेस्ट सीरीज से बाहर है, दोनों टेस्ट सीरीज से आराम लिया हुआ है, तो बहुत कम चांसेस है कि कल रोहित शर्मा रेस्ट लेंगे। लेकिन हो सकता है अगर रेस्ट लेते हैं तो कल हम ईशान किशन को ओपनिंग करते हुए देखेंगे। और रोहित शर्मा को जो टेस्ट सीरीज से रेस्ट दी गई बहुत अच्छा किया है। रोहित शर्मा देखिए, आप नेचुरल T20 और वनडे बैट्समैन हैं। हाँ, कभी कभी बीच में वो परफॉर्म कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, तो वो T20 और वनडे के प्लेयर हैं, उनको वहीं पे। इंग्लैंड में अभी हाल ही सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज होते अगर फाइनल टेस्ट खेला जाता, सबसे वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे उस टेस्ट सीरीज के। तो आप उनकी टेस्ट कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। अगर वो विदेशों में अच्छा खेल सकते हैं तो भारत में तो स्पिन। रोहित शर्मा ने क्या ODI और T20 के औसत दर्जे में टेस्ट खेला, उनके आंकड़े देखिए, टेस्ट में उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दीजिए।
सवाल रोहित शर्मा के बारे में था। क्या कल जो कल मुकाबला हुआ, क्या रोहित शर्मा अपने आप को रेस्ट देके किसी नए प्लेयर को लाना चाहेंगे? रोहित शर्मा बहुत मेहनती प्लेयर हैं और वो रेस्ट वेस्ट नहीं लेंगे, वो खेलेंगे। हाँ, कुछ जैसे केएल राहुल को रेस्ट दिया जा सकता है, परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैट्समैन, तो उनकी जगह पे रेस्ट देखिए। जीतना तो कल भाई मैं 2 दिन से इंडिया के पक्ष में नहीं था, मुझे लग रहा था न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। घर के शेर हैं, बाहर ढेर हैं, तो घर में तो कम से कम लाज बचा लें इंडिया की। नहीं, बाहर भी टीम इंडिया ने सीरीज जीती। आप ऐसा, अब वो जमाना गया। आप सीरीज की बात करते हो, मैंने खाना बना दिया, खाने योग्य है ही नहीं तो खाना बनाने से क्या मतलब है? नहीं, टीम इंडिया देखिए, टीम इंडिया हर बार, चाहे वो वर्ल्ड कप का हो, चाहे वो इस बार का छोड़ के, अब इस वजह आप 19 इंडिया सेमीफाइनल पहुंची थी, फाइनल पहुंची थी ना। क्यों? ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई थी आपकी सेमीफाइनल से। मुझे ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी हमारा, ऑस्ट्रेलिया आपकी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम, आप उसको कहते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, अगर वो बाहर हो जाती है तो आप उसको खराब खेलना नहीं कहेंगे? देखिए ऐसा है ना, हमारे देश में एक हिंदी में कहावत है कि भगत सिंह पैदा हुए लेकिन मोरे घरे न हुए। दूसरे का भला हो जाए लेकिन हम अपने भले के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते। हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि फला ऐसा था, हमने इससे अच्छा कर दिया। नहीं, हमको फले का नहीं देखना है, हमें अपने भले को देखना है। भगत सिंह को एक बार फिर से पैदा होना होगा भारत में, यानी कि भगत सिंह की तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको खुद मेहनत करनी होगी, दूसरे का मत देखिए कि क्या है। आप नंबर 1 कहे जाते हैं, नंबर 1 थे भी आप कई फॉर्मेट में, लगातार तीनों फॉर्मेट में आप नंबर 1 थे, अभी तो एक आध में फिसल गए हैं, तो फिर से प्रयास करिए, आइए वर्ल्ड क्रिकेट के सरताज बनिए। ये छोटी छोटी सीरीजें जीतना है सब। अब ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी सीरीज अच्छी, बांग्लादेश तक से हार गई थी, आके वर्ल्ड कप जीत लिया। देखिए, अब ये चर्चा बहुत लंबी है, लेकिन अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे फेसबुक अकाउंट्स पर सवाल आते हैं, आपको भी मौका दिया जाता है, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो हमारे एक व्यूअर है राजन कश्यप, उन्होंने पूछा है कि टेल मी द रोड मैप ऑफ 2022 वर्ल्ड कप एंड ODI 23 वर्ल्ड कप, हाउ विल दे बिल्ड द परफेक्ट टीम। तो अभिषेक जी से सवाल ले लेते हैं कि 2022 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम में क्या बदलाव करना चाहिए, कैसे टीम को बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर, अगर फॉरेन कंट्री में खेलना है, 2022 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है, T20 का ना, तो आपके पास 3 पेसर, बढ़िया पेसर, और आप 4 भी खिला सकते हैं ODI में, और 1 स्पिनर, ठीक है। और उसके बाद आपको कम से कम, ये तो हो गए आपके 5 गेंदबाज, आपके पास ऑप्शनल स्पिनर भी हो सकते हैं। आप 3 पेसर खिला के 2 स्पिनर खिला दीजिए, एक ऐसा स्पिनर हो जिसको आपको बैटिंग भी दे सके। बनाएंगे कैसे टीम को, मतलब आप कौन कौन से प्लेयर को लाना चाहेंगे? देखिए ये सब मेरी प्लेइंग 11 अगर आप देखेंगे T20 के लिए, T20 में मेरी टीम होगी रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, सूर्य कुमार यादव एज ए बैट्समैन, KL राहुल, ये हो गए 3, और विराट हो सकते हैं। विराट पूर्व कप्तान है, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैट्समैन है, उन पे सवाल देखा है मेरे भाई, क्या पता छत जमी दोज हो जाए और नीचे शहीद हो जाए। तो चौथा विराट कोहली। मैं आपके कहने ऐसा बोलना नहीं चाहिए वैसे आपको, ऐसे नहीं, ठीक है, होता है, मतलब मेरे ऐसा कोई करने का उद्देश्य नहीं, मेरे कहने का उद्देश्य है कि कल किसने देखा है। और 4 मैंने बताया, विराट कोहली आपके कहने पर रखा, विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत या संजू सैमसन, दोनों में से एक। आपके 5 बल्लेबाज हो गए। ऑलराउंडर में मैं चाहता हूं कि अगर जडेजा को आप लेके जाते हैं, जडेजा तो देखिए वो फिक्स है, ऑलमोस्ट वो जाएंगे। हाँ, तो फिर जडेजा आपके साथ जा रहे हैं तो फिर आप बैटिंग ऑलराउंडर खिलाइए। तो आप क्या हार्दिक पांड्या को चांस देंगे, या फिर आप विजय शंकर, आपके वन ऑफ द फेवरेट जो आप जिनकी हमेशा बात करते हैं? विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, ऐसे कोई किसी का। एक और ऑलराउंडर मेरे दिमाग में आ रहा है जो हल्की थोड़ी बहुत पेस फेंकते हैं, और वो लगभग एकदम सिमिलर विजय शंकर, शिवम दुबे, लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं, काफी लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बॉलिंग भी अच्छी। हमने भी काफी उनका नाम सुना था, आए बीच में लोग कह रहे थे कि युवराज सिंह की तरह चेहरा है, युवराज सिंह की तरह दिखते हैं, लेकिन युवराज वाली परफॉर्मेंस एक आध मैच में दे भी थी। इंडिया है, वीरों की धरती है, और ये वीरों से खाली नहीं, कोई ना कोई आएगा। मेरा हिसाब, एक किताब ये है कि 2-3 यंगस्टर और कम से कम आपके पास 6-7 बढ़िया एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी और एक पेस बॉलर आपको यंग लेके जाना चाहिए।
क्या यंग पेस बॉलर, आप उमरान मलिक की तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत पेस है उनके पास, क्या वो टीम में आ सकते हैं? या फिर इस समय कौन है जो 2022 वर्ल्ड कप में? आवेश खान। आवेश खान अच्छे बॉलर हैं, हाँ हमने देखा उन्होंने दिल्ली के लिए अच्छा किया है। देखिए उमरान मलिक पेस है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। पेस तो आपके पास, देखिए एक जमाना हुआ करता था जब 2 बाउंसर मारने में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि 2 बाउंसर छोड़िए 1 बाउंसर हमारे बॉलर नहीं मार पाते, लेकिन आज हमारे बॉलर 3-3 बाउंसर मारते हैं। तो आवेश खान इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यंगेस्ट गेंदबाज। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल भी शाश्वत तिवारी का है, उन्होंने पूछा है क्या धोनी दोबारा मेंटर बनेंगे? तो ये सवाल मुकुल जी से ही ले लूंगा। क्या कुछ दिखते हैं आप आगे? नहीं, अगर राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया है तो धोनी मेंटर नहीं दिखेंगे, जहाँ तक मेरा सवाल है। और आपने अभी इनसे एक सवाल करा था कि हमारा T22 टेम्पलेट T20 गेम प्लान 2022 में क्या होगा। देखिए 2022 भले हम IPL के नाम पे कितनी भी गाली खा लिए हों, लेकिन हमारा अगला 2022 का IPL ही तय करेगा कि हमारा 2022 IPL टीम और T20 की 11 क्या होगी। वैसे जो मेरी प्रोबेबल 11 है जिनके साथ जो टीम जानी चाहिए वो मैं KL राहुल, रोहित शर्मा, फिर आपका विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अगर फुल्ली फिट होते हैं तो हार्दिक पांड्या, फिर हमारे जडेजा, और ऑस्ट्रेलिया में मैं चहल के साथ जाऊंगा। बुमराह, आवेश खान, या फिर बुमराह, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, जो 3 पेसर होंगे। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करता है तभी मैं हार्दिक पांड्या को टीम में रखूंगा, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करता है तब, नहीं तो चहल होंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जो हवाएं वहाँ पे जो रेत बहुत ज़्यादा, तो हवा सूखी आती है, पीछे पूरी फ्लैट होती है, तो वहाँ पे चहल का डेविएशन बहुत ज़्यादा। अभी आप पिछले सीरीज में देखेंगे एक मैच में चहल ने कंकशन के तौर पे आके एकदम मैच बदल दिया था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में चहल को बिल्कुल रखूंगा। तो ये शाश्वत तिवारी का सवाल था, शायद उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। और बाकी ऐसे ही सवाल आप भी हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। बाकी फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर अंत करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें द यूपी खबर के साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।